हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूं मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ, विच इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग बिकॉज इससे पहले अगर वाला सेशन लिया है ना तो इतना अच्छे से रिलेट करोगे आप लोग और इतना मजा आएगा समझने में। सो चलिए लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ओके, सो पहला हमारे पास जो आज हमें स्टार्ट करना है वो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है कि वेव क्या है, साउंड वेव क्या है, एक वेव किसको कहते हैं या फिर एक ऑसिलेशन किसको कहते हैं और वेवलेंथ क्या होती है ना। इतना अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है। अब बात आती है कि चलिए अब थोड़ा सा डिग इन करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक साउंड वेव की। तो अगर हम एक साउंड वेव को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं उसकी समझते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है पिच। पिच का मतलब होता है अगर आप लोगों के सामने एक ड्रम बज रहा है और आप लोगों के सामने एक फ्लूट बज रही है तो आप दोनों को पहचान पाएं कि ये ड्रम है या फ्लूट, जरूरी नहीं है, बट आप ये जरूर बता सकते हैं कि किसी की आवाज थोड़ी सी भारी है और किसी की आवाज थोड़ी सी पतली है ना। तो आप उसको कैरेक्टराइज भी कर दोगे, यानी कि आप उसको डिफरेंशिएट भी कर दोगे। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हमें बताती हैं एक साउंड से दूसरे साउंड को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। दूसरी बात आती है, वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई फ्रीक्वेंसी या पिच, मैंने आपको समझाया। एक होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड रिलेटेड होता है लाउडनेस से, कितना तेज आवाज है तो कितना ज्यादा ऊंची हिल बनेगी, ये हमें एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है और ये हमें लाउडनेस के बारे में बताता है, ठीक है ना। कितनी ऊंची हिल और कितनी ऊंची नीची वैली बनेगी, ये हमें लाउडनेस के बारे में पता चलता है, जिससे कि आपकी आवाज कितनी तेज है, धीमी है, सॉफ्ट है, लाउड है, श्रिल है, अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको एम्पलीट्यूड बताएगा। एंड देन दी स्पीड, लास्ट में आता है कि स्पीड एक कैसे है। स्पीड, टाइम पीरियड की अलग अलग और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें साथ साथ पे समझना है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझाते समझाते जो भी हमने इससे पहले वाले सेशन में समझा है उसको भी रिवाइज करेंगे बिकॉज तभी आप फ्रीक्वेंसी को अच्छे से समझ पाएंगे। चलो, सो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी कंप्लीट वेव्स आप प्रोड्यूस कर देते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, अभी तक मैथ्स की भाषा में हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग इज अकरिंग। कोई भी एक इवेंट जब एक कितनी बार हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बस उसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो है, ओके सो वेट अ मिनट गाइज, यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो है, एक तो ये वेव्स, कंप्लीट वेव्स को हमें गिनना है, लेकिन कितने टाइम पीरियड में, 1 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितनी कंप्लीट वेव्स बन पा रही हैं वो डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे डायग्राम्स भी है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ग्राफ आपको बना के दे दिया, दिस इज अ साउंड वेव। एम्पलीट्यूड अभी हमने सीखा नहीं है तो अभी हम एम्पलीट्यूड को छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो, ये मेरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस तरीके से, तो पूरी एक कंप्लीट वेव कहाँ पर होगी, मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था। ये देखो, यहाँ से शुरू होकर वापस से जब वो अपने उसी पॉइंट पे पहुंचती है तो वो, फिर से समझाऊं एक बार, हमने कैसे समझा था इसको। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ बनाती हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा एक पॉइंट, फिर हमने स्टार्ट किया, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तो अगर आप यहाँ से इसको डिटरमाइन करना शुरू करोगे तो टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पर खत्म हो गया, तो ये हमारी एक वेव हो गई है। अगर हमने नेक्स्ट वेव को काउंट करना है तो उसको वापस से यहाँ पर जाके एंड कर देंगे, यानी कि ये हमारी 2 कंप्लीट वेव्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब अगर मैं वापस से पुरानी स्लाइड पे जाती हूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप मान के चलो कि मैंने जितना टाइम पीरियड लिया ना वो 1 सेकेंड है, ठीक है। दोनों ग्राफ का यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है। मैं भी आपको स्पेस दे दूंगी, आप अपने आप से समझ लेना, ठीक है ना। अगर मैं 1 सेकेंड का टाइम पीरियड ले रही हूँ तो ये यहाँ पर देखो 2 हुई, ठीक है। अब सेम इसमें देखो, यहाँ पर भी मैं मान लेती हूँ कि उतना ही टाइम पीरियड है, उतना ही टाइम 1 सेकेंड का टाइम है, लेकिन यहाँ से देखो जरा, पहले एक, फिर अच्छा शुरुआत हमने कहाँ से की, शुरुआत हमने यहाँ से की ना, एक पूरा हो गया यहाँ पर, फिर
यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, काउंट कर पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हाई हो गई ना, मतलब सेम टाइम पर अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम शो कर पा रहे हैं तो यही डिफरेंस हमें नंबर ऑफ वेव्स में देखने को मिलता है। जब हम एक सेकेंड में कम वेव पार्टिकल्स को, यानी कि कम एरिया ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जब हम देख पाते हैं तो हम उसको लो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी तरीके से उसी टाइम पीरियड में अगर हम ज्यादा कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस को देख पा रहे हैं तो हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं एक बार इसको यहाँ पर भी समझा देती हूँ। जिस तरीके से ये मैंने पहला डायग्राम बनाया, तो ये मैं मान के चलती हूँ कि ये जो मेरा टाइम था ये मैंने पूरा 1 सेकेंड का लिया था। और इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने दूसरा एक ग्राफ बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है ना। अब देखो मैं इसे कैसे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला कि भाई ये भी मेरे पास 1 सेकेंड है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कहोगे, 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई, 2 यहाँ पे दूसरी कंप्लीट हो गई, 3। तो कंप्लीट वेव्स की अगर मैं बात करती हूँ, या फिर एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं जिससे हम अपना पॉइंट ढंग से समझ पाए, है ना। तो यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सटेंड कर देती हूँ। ये मैंने यहाँ तक का 1 सेकेंड मान लिया, यहाँ तक का, ठीक है ना। तो मेरे पास टोटल यहाँ पर 4 वेव्स हो गई हैं, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर मैंने यहाँ पर 4 वेव्स देख ली हैं। यहाँ पर मैंने 2 वेव्स देखी हैं, कितने में, 1 सेकेंड के अंदर। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हाई फ्रिक्वेंसी एरिया है, हाई फ्रिक्वेंसी एरिया, और ये कौन सा हो गया, लो फ्रिक्वेंसी एरिया। तो आपको क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस, अगर पूरा एक ऑसिलेशन अगर हुआ है 1 सेकेंड में तो एक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, चलो डेफिनेशन को एक बार पूरा करते हैं। और दी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ही हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। सो जितने टू एंड फ्रो मोशंस हुए हैं वो पर सेकेंड में वो क्या बताएगा, वो बताएगा हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो इसके आगे इसका ये टर्म्स देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पास्ड इन 1 सेकेंड। कितने कंप्रेशंस और या फिर रेयरफैक्शन पास हुए हैं 1 सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इस तरीके से बनाया था, ये देखो, है ना। तो यहाँ पर कितने कंप्रेशंस हुए, 2। तो यहाँ पर ये कितनी हो गई, 2 वेव्स हो गई, है ना, 2 कंप्रेशंस हो गए। फ्रीक्वेंसी भी आपको समझ आ रही है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अगर मुझे वेव काउंट नहीं करना, आई कुड ऑल्सो काउंट दी कंप्रेशंस, या फिर अगर मुझे वेव काउंट नहीं करना, मैं क्या और काउंट कर सकती हूँ, सिर्फ रेयरफैक्शंस। यहाँ पर 2 रेयरफैक्शंस थे, क्लियर हो गया ना। तो वो अगर आप सिर्फ कंप्रेशंस और सिर्फ रेयरफैक्शंस भी काउंट करोगे, दोनों में से कोई भी एक चीज, वो भी आपको क्या बताएगा, वो भी आपको फ्रीक्वेंसी का काउंट दे देगा। ठीक है, ऐसा यूनिट हमारी फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, जिसका सिंबल आप HZ से शो करते हो, या फिर अच्छा सॉरी शॉर्ट में लिखते हो, उसका सिंबल तो न्यू है, हर्ट्ज हम लिखते हैं। इसको अगर हमें शो करना है, वी सिंपली राइट इट H and Z, और इसका जो सिंबल है वो हम यूज करते हैं ग्रीक है, ग्रीक। ठीक है, तो न्यू ऐसा कुछ बनाते हैं, न्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी 1 हर्ट्ज की अगर हम बात करते हैं तो 1 हर्ट्ज मतलब 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। आप एक बात ध्यान से देखो, पर सेकेंड में क्या बोल रही हूँ, 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, यहां से एक रिलेशन आप लोगों ने जानना है कि सेकेंड यानी कि टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अपने आप ही आपको समझ आ गया है कि 1 सेकेंड में हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड या फिर टाइम आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। अब वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, बट आप सीख पहले ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा इसकी 1 किलो हर्ट्ज थोड़ी बिगर यूनिट है, विच इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, वन एंड द सेम थिंग, हमें ये सब पता है।
आगे मूव करते हैं, टाइम पीरियड को भी सीख लेते हैं, टाइम पीरियड का फिर रिलेशन भी समझेंगे, ठीक है। सो द टाइम टेकन बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस, देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस हमें कौन से दिख रहे हैं, एक कंप्रेशन है ये, एक कंप्रेशन है ये, ठीक है ना, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस है। तो इन दोनों के बीच का जो समय है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। आप ऐसा कह सकते हो कि एक वेव के बीच का जो टाइम पीरियड होता है या ड्यूरेशन होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक बार इसे रीड करती हूँ, सो द टाइम टेकन बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास, इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, टू क्रॉस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या है, द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन कब होता है, ये देखिए ये हो गया ना, एक ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहां से हम शुरू हुए थे, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गए हैं, तो 1 ऑसिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक ऑसिलेशन का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव कहते हैं, ठीक है। चलो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड्स में, सेकंड्स आपको एस से डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे, और इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है वो कैसा है, वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि 1 न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे बेस्ड आपको आगे आने वाले टाइम पर या सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इनफैक्ट पढ़ाना भी, एंड आई होप कि वो फीलिंग मैंने आप लोगों को पहुंचा दी हो। तो चलिए भाई आगे मिलते हैं विद द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, ठीक है। बाय बाय।